हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इस लास्ट लेक्चर में सेलुलोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सेलुलोज भी हमारे पास एक खास प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, तो इसमें हम इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है कि सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत स्ट्रक्चर ही हमें समझना है। तो सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे और इसके बारे में हम जितनी बातें हो सकती हैं उतनी बातों पर बातें भी करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा और इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट हेडिंग दीजिएगा सेलुलोज। ठीक है, क्या होता है सेलुलोज सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग एक तरीके से ध्यान से चीजों को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो बच्चों, हम ऑलरेडी अपने इस चैप्टर के अंतर्गत काफी सारे टॉपिक्स पर बातें कर चुके हैं, कि जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यह पूरे चैप्टर को ही हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो इसमें हमने बातें किया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके बाद इसमें हमने क्लासिफिकेशन पर बात किया। क्लासिफिकेशन पर बात करने के साथ साथ हमने समझा कि मोनोसैकेराइड है, जिसमें हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना था। उसके बाद हमारे पास था ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में हमें 3 पॉइंट समझने थे, एक था माल्टोज, दूसरा था लैक्टोज और तीसरा था हमारे पास सुक्रोज। तो इन तीनों पॉइंट्स पर भी हमने बातें कर लिया। उसके बाद हमें पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीसैकेराइड्स में हम ऑलरेडी अपने पिछले 2 लेक्चर में स्टार्च को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब इस लेक्चर में हम अपने लास्ट पॉलीसैकेराइड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेलुलोज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 और पॉलीसैकेराइड हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स हैं नहीं, तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक है ग्लाइकोजन और दूसरा होता है गोद। ठीक है, वैसे तो पॉलीसैकेराइड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों पर भी हम बातें करेंगे। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि सेलुलोज क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी समझा है कि पॉलीसैकेराइड, जो भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, वह मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक यूनिट से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 10 से कम यूनिट्स मिलकर बने हैं तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो सेलुलोज जो है, यह भी 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के यूनिट से ही मिलकर बना होगा। तो सवाल आता है कि यह जो सेलुलोज है, यह किस मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और इसी बात को अगर आप समझ जाते हैं, और दूसरा, इस पॉलीसैकेराइड में बस 2 ही बातें आपको समझनी है कि किस किस मोनोसैकेराइड से हमारा पॉलीसैकेराइड बना हुआ है। साथ ही साथ जो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स हैं, उनके बीच किस प्रकार का लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि हमें डाइसैकेराइड में भी समझना था। अगर इन 2 बातों को हम समझ जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और स्ट्रक्चर के ही थ्रू हम चीजों को लिखते भी हैं, और स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम इन बातों को भी समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू यह देखा गया कि जो हमारे पास सेलुलोज है, यह बीटा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, यह बीटा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीसैकेराइड है। तो हमें यह बात तो पता चल चुका कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, यानी कि हमारे पास मोनोसैकेराइड क्या है। ठीक, तो सवाल आया कि किस प्रकार का लिंकेज इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज से हमारे पास बहुत सारे पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड ही सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे नेचर में पाया जाता है।
डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड, ये सभी हमारे पास पॉलीसैकेराइड की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बात आया कि अब बीटा डी ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, लेकिन लिंकेज कौन सा है भाई, ये भी तो बता दे। तो साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट है वो 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, और बीटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बीटा हम प्रीफिक्स क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम बीटा प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, वो हमारे पास जो एनोमर बना हुआ है वो एक्चुअली हमारे बीटा फॉर्म में ही यूज हुआ है। तो हमने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वह बीटा फॉर्म में हमने यूज किया है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो लिंकेज बन रहा है उसमें भी हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बात कर रहे हैं। और यह पहले एनोमर का पहला कार्बन यानी कि C1 और दूसरे एनोमर का चौथा कार्बन यानी कि C4, इनके बीच लिंकेज बनेगा, इसलिए 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम कहेंगे। ओके, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में हमने देखा, इसके स्ट्रक्चर को ही हमें समझना है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बातें कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर ही केवल समझना है। ठीक है, तो चलो इसमें भी हम इन सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, क्योंकि सेलुलोज में स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसी चीज को यहां पर भी लिख लीजिएगा कि सेलुलोज जो है, ठीक है, सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आप सभी को पहले बता देता हूं, उसके बाद आगे चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, जो हमारे पास सेलुलोज है यह सभी पॉलीसैकेराइड की तुलना में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड भी है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को समझाता हूं। सेलुलोज जो होता है यह कॉटन का जो सीड होता है, कपास का जो बीज होता है, ठीक है, जिससे आमतौर पर कपड़े बनते हैं या फिर कपास का हम कई जगहों पर यूज करते हैं, कॉटन का हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं। तो सेलुलोज जो होता है वह कॉटन के सीड में लगभग 95% तक उपस्थित रहता है। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉटन का जो सीड होता है उसमें सेलुलोज ही पूरी तरीके से भरा रहता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 95% तक प्रेजेंट रहता है। और जो जूट होता है जिसका बोरा बनता है, जो कई चीज़ों के लिए यूज होता है, जूट भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी लगभग 85% के अप्रॉक्सीमेट प्रेजेंट होता है सेलुलोज ही। ठीक है, जो लकड़ी होता है उसमें भी मानकर चलिए कि अप्रॉक्स 60% के आसपास ही प्रेजेंट होता है सेलुलोज। और यहाँ तक कि हमारे इस नेचर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उसमें 50% से ज़्यादा लिविंग थिंग्स में ही सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बॉडी कभी भी सेलुलोज को पचा नहीं सकता, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में इस प्रकार का एंजाइम कोई बनता नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। बट जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो पशु हैं, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में ऐसे प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, लेकिन ये बस आपको बस जानना था, इसलिए मैंने आपको ओरली समझा दिया। उन चीज़ों को हम लिखवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जितनी भी बातें करेंगे, वो जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये बातें आप लोग को जानने चाहिए थी, इसलिए मैंने बताया। ओके, हो सकता है बायो वाले बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, हो सकता है वो और भी ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, खैर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने केमिस्ट्री पर ही बातें करनी है और आप लोग अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो सेलुलोज जो होता है यह एक पॉलीसैकेराइड है बीटा डी ग्लूकोज का, और यहाँ पर लिखिएगा कि
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, सेंटेंस को हम बढ़ा सकते थे लेकिन हमने फिलहाल सॉल्व कर दिया कि सेलुलोज जो होता है वह पॉलीसैकेराइड ही है, लेकिन इसी को मैंने दूसरे शब्दों में भी लिख दिया कि सेलुलोज जो होता है वह लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, मतलब एक चेन में लगा रहेंगे। एक चेन में हर एक हमारे पास एक चेन, चाहे चेन ऐसे बने, चाहे चेन ऐसे बने या फिर चेन ऐसे बने, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार से चेन बने। तो इस प्रकार के ही पॉलीमर को हम कहते हैं कि यह लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, और जब उसमें ब्रांच पाया जाता है तो उस प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं कि वह ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। जब मैं आपको पॉलीमर बहुलक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा। फिलहाल अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शब्दों से ही चीजों का मतलब निकाल लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सवाल आता है कि हमें यह बात तो पता चल चुका कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है। सवाल आता है कि लिंकेज क्या है, तो लिंकेज को भी लिख लेते हैं। ऑल दी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर, ठीक है, क्या है, आर कनेक्टेड, ठीक है, और कनेक्टेड वाया किसके द्वारा, वाया बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ओके। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच बन रहा है, तो दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, दिस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक्चुअली लेक्चर बहुत छोटा है तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे, कोई हमें ज़्यादा खींचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो दिस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is formed between, ठीक है, एक्चुअली जब आपको चीज़ों को शॉर्ट लिखने की आदत पड़ जाता है ना तो बहुत बार गलत होने के चांसेस होते हैं, और शॉर्ट लिखेंगे नंबर कटेगा, इसलिए शॉर्ट लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C1 कार्बन of 1 beta D glucose unit and C4 carbon of another beta D glucose यूनिट। ठीक है, तो यहां पर चलो मैं लिखवा दे रहा हूं पूरा ही, ओके, यूनिट। ठीक है, तो बस ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखवा दिया जो एक्चुअली स्ट्रक्चर से ही ऑब्जर्व करते हुए हम चीजों को लिखते हैं, तो मैंने बस सेंटेंस को लिखवा दिया कि हाँ हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, आप लोग जानते रहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने अपने बस सेंटेंसेस पर बातें कर लिया है स्ट्रक्चर के लिए, जिससे मैं जब भी नाम लूं तो ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो आप लोग फटाफट से इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख ही चुके होंगे, वैसे तो याद ही हो चुका होगा, बस सेंटेंसेस में पिरोना रहता है। ठीक है, तो अब चलो इसके स्ट्रक्चर पर भी बातें कर लेते हैं।
विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। और हाँ, ये लास्ट लेक्चर है तो प्लीज़ पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे यह लेक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ सके। अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नोट्स को खुद से बना लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही दे रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पूरे प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे वो भी आप सभी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, अगर उनकी इच्छा करेगी तो। और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो एक्चुअली इसका चेन मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, तो इसलिए मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है कि हमारे पास H नीचे आता है, OH ऊपर आता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर OH तो नीचे ही आ जाएगा, H ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, एंड H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, ठीक है। H एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हर लेक्चर में एकदम इसी सिरे से हम शुरू कर रहे हैं, तो उधर काफ़ी स्पेस भी बच जा रहा है और ऐसा सिचुएशन में हमें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। चलो इधर से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, एंड तीसरे नंबर पर चेंज होता है तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे हो जाएगा। चौथे नंबर पर कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए OH यहीं रहेगा, H यहाँ चला आएगा, एंड यहाँ पर H हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा, ठीक है। एक और यूनिट यहाँ पर बनाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाइएगा, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से परफेक्टली स्ट्रक्चर आ सके उतनी परफेक्टली मैं लाने की कोशिश कर रहे वाला हूँ। तो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर अगेन हमारे पास OH नीचे, H ऊपर, OH ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर H नीचे हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास H आता है, यहाँ पर हमारे पास OH आता है। इस लाइन को मैं सीधा ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाइएगा, ज़रूरत पड़े तो स्केल भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना, ओके। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास आता है H, यहाँ पर हमारे पास आता है OH, OH एंड H, यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हमारे पास CH2OH हो जाएगा, ठीक है। अगला बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर बाहर चला जाएगा, इसलिए अगला मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बस यही सही चीज़ों को समझ लेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। अगर कोई भी यूनिट मैंने गलत बनाया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि गलत बनना है, तो आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतनी बार इन स्ट्रक्चर्स को बना चुके हैं कि आप आंखें बंद करते हुए इन चीज़ों को बनाने की कैपेबिलिटी रखते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ये भी एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, या भी एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, या भी एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होंगे, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ। अभी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, क्योंकि हम जो कनेक्शन दिखाएंगे, लिंकेज जो दिखाएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसे भी तो लीनियर ही है, ठीक है, ऐसे भी हमारे पास लीनियर है, ऐसे भी हमारे पास लीनियर है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर इसे हम परफेक्टली मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे तो वो लीनियर की प्रॉपर्टी को शायद ना
और मतलब सेटिस्फाई करे। खैर वो हमारे पास टॉपिक ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि हमारे पास जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहले वाले बीटा डिग्लूकोज यूनिट का जो C1 कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारे पास दूसरा बीटा डिग्लूकोज यूनिट है उसका जो 4th नंबर का कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से जब बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं तो यहां से OH और यहां से H वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हुए बाहर निकल जाते हैं और यहां पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास लिंकेज बन जाता है और इस लिंकेज को मैंने कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास होगा। अब ये हमारे पास पहला ग्लूकोज यूनिट बन जाएगा, ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट बन जाएगा। तो पहले ग्लूकोज यूनिट का जो यह C1 कार्बन है, दूसरे ग्लूकोज यूनिट का यह जो C4 कार्बन है, इन दोनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका OH और इसका H एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर निकलेंगे और यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। सिमिलरली यहां पर यह अब हमारे पास पहला ग्लूकोज यूनिट बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा ग्लूकोज यूनिट रहेगा। तो इसका जो पहला कार्बन है और उसका जो चौथा कार्बन रहेगा वो एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और इसका ऑक्सीजन इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ नहीं तो स्क्रीन से बाहर ना निकल जाए, और यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर हमारे पास है। ओके ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही दिखाएंगे कि ये हमारे पास 4th नंबर का कार्बन रहेगा, कोई हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट रहेगा जिसका पहला नंबर का OH और इसका हमारे पास OH एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ऐसे करते हुए डॉटेड दिखा दीजिएगा। ठीक है, चाहे मतलब थोड़ा टिल्ट दिखाइए चाहे सीधा दिखाइए, ये तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिए, ऐसे बनाते हुए दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि यह हमारे पास 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, ओके, और इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास है सेलुलोज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो बातें समझ में आई, स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा, कहीं भी आपको डाउट बचा ही नहीं होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर ही देते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तरीके से चीज़ों को आप किसी और भी टीचर के थ्रू समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतना मतलब अपना मतलब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी को, आप लोग खुद ही कमेंट करते हुए ये बातें बताते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम मक्खन बना देते हैं सर आप। ठीक है, खैर हमारा यह लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, हमारा यह चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। अब बायोमॉलिक्यूल्स में हम अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम आप सभी को पढ़ाएंगे एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, एमिनो एसिड को जब हम कवर कर लेंगे, हाँ ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारे पास प्रोटीन है और प्रोटीन में हम सबसे पहले एमिनो एसिड पर बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे पास प्रोटीन्स क्या है, पेप्टाइड्स, बॉन्ड्स को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब मैं अभी इंट्रोडक्शन देने बैठ जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और लेक्चर बड़ा हो जाएगा। लेक्चर बड़ा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टॉपिक बचता है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो बुक से पढ़ लीजिएगा,
अदरवाइज़ अगर मुझे लगेगा कि वह बताने की ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं बचता है, ठीक है, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, और यह पूरा प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर पूरा प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अगले चैप्टर के भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं।